सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे व्यूअर्स के लिए। दरअसल सर सीएपीएफ में एक बड़ी अच्छी पहल की जा रही है कि जो जवान लंबे वक्त तक सर्व किए उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया, उस हिसाब से जिस हिसाब से उनकी सर्विस है, तो जिस वक्त उन्होंने रिटायर होना है उन्हें नेक्स्ट प्रमोशन देकर रिटायर किया जाए। तो मेरे दिल में एक सवाल आया, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या इंडियन आर्मी के अंदर भी इसे लागू किया जा सकता है? क्योंकि हमारे लगभग 80-90% एनसीओ जो हैं वो एनसीओ से ही रिटायर हो जाते हैं, वो जेसीओ नहीं बन पाते हैं। तो मैं उस लिहाज से चीजों को आपसे समझना चाहूंगा। आर्मी पे और बाद में आऊंगा मैं सर, लेकिन पहले कितनी अच्छी पहल ये सीएपीएफ के लिए, और क्या वाकई में एक रैंक ही लगाया जाएगा या उस रैंक के बेनिफिट भी उन जवानों को मिलेंगे सर? सबसे पहले राजेश जी, सीएपीएफ की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो डीजी सीआरपीएफ ने जो अनाउंसमेंट करी है, और शायद होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका ग्रीन सिग्नल अपना दे दिया है और जल्दी अनाउंस हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे लगता है कि सीएपीएफ की प्रॉब्लम्स क्या थी। सीएपीएफ की प्रॉब्लम थी कि 1 लाख से ज्यादा जो उनके पर्सनल थे ऑफिसर जवान मिला के, वो ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ वैकेंसीज और इस तरीके की वो प्रमोट नहीं कर पा रहे थे, उनको एक ओहदा नहीं दे पा रहे थे, उनको एक अपॉइंटमेंट में प्लेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से ये लोग अपने जो भी रैंक थी इनकी, तो ये एलिजिबल थे नेक्स्ट रैंक के लिए, जी, बट वैकेंसी ना होने के कारण, है ना, या जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका बना होता है, वैकेंसी तो होती है कई बार, बट आप उस वैकेंसी को सप्रेस करके रखते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वैकेंसीज आप क्रिएट नहीं करने देते हैं, बिकॉज उसका रिपोर्कशन होता है पेंशन के ऊपर और बाकी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है कि आप अपने हर एक जवान को, अगर वो हेड कांस्टेबल है या कांस्टेबल है, तो आप उसको हेड कांस्टेबल की रैंक पे रिटायर करते हैं, और अगर हेड कांस्टेबल है तो आप उसको सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की रैंक पे रिटायर करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है। और इसके साथ साथ जो, जहां तक मुझे अभी तक खबर है, कि इसके साथ साथ इनको पेंशन भी उनके हायर रैंक में दिया जाए। ओके। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है, एक मोरल बूस्टिंग स्टेप है, कि अगर एक जवान को आप प्रमोट नहीं कर पाए और उसको एक ओहदा नहीं दे पाए उस हायर रैंक के लिए, एटलीस्ट आप उसको ये हायर रैंक रिटायरमेंट से 1 महीना पहले, जैसे बोला जा रहा है कि 1 महीना पहले आपको ये रैंक दे दिया जाएगा, और उसके साथ आपको उसके रैंक के साथ आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो पूरे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तो सीएपीएफ की बात हो गई। जी। अब दूसरा मुद्दा आपने रेस किया है कि फौज में क्या इंडियन आर्मी में ऐसा पॉसिबल है? मैं वो चीज समझना चाह रहा था। हाँ, तो अभी आप देखिए इंडियन आर्मी में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। इंडियन आर्मी में ऑनरी रैंक का स्ट्रक्चर चलता है। आप एक सूबेदार मेजर को, या एक आप सूबेदार को ऑनरी रैंक अपना दे सकते हैं, सूबेदार मेजर बना सकते हैं, लेफ्टिनेंट बना सकते हैं, कैप्टन बना सकते हैं, और उनको रिटायर होने से पहले आप ये जो उनको पेंशन भी उस हिसाब से मिलेगी, उनका स्टेटस भी बढ़ता है। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि एक फौज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल अगर आप सीआरपीएफ को लें, अगर बीएसएफ लें, और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सीएपीएफ को लें, तो फौज एज अ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी बिग। तो फौज के लिए अगर आप ये जो कदम लेंगे तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, पेंशन का बजट आपका बढ़ेगा।
ओके। तो गवर्नमेंट अगर तैयार है ये करने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। फौज में भी इतना अच्छा होगा कि अगर एक आपके इतने हवलदार रिटायर होते हैं हाँ, तो बिल्कुल सर, एटलीस्ट बिल्कुल। उनको नायब सूबेदार या सूबेदार का रैंक तो मिलेगा। तो और ये जो ऑनरी रैंक होता है आप जानते हैं कि ये सबको नहीं मिलता है जी, फौज में। इसका सबको भी नहीं एक मिलता। बोर्ड, ओके, इसका बिल्कुल, भी एक बिल्कुल। बोर्ड होता है और जो इसमें लिमिटेड वैकेंसीज ही होती है, ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती है इसमें। जी। तो जो सबको ये नहीं मिलता ऑनरी रैंक। तो मैं मानता हूं कि अगर ये फौज के लिए लाएंगे तो बहुत अच्छा स्टेप होगा, फौज के मोराल के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आगे वाले जवान भी उनके लिए भी होगा कि एटलीस्ट अगर हमारा एक कलर सर्विस के लिए भी प्रोत्साहित करेगा कि आप अब बीच में वीआरएस मत लीजिए, आप कलर सर्विस करिए। बेशक आप 24 साल कर रहे हैं, आप जेसीओ नहीं बन रहे हैं, आप नायब सूबेदार के लिए प्रमोट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आखिरी का जो महीना होगा उसमें आपके कंधे पे स्टार होंगे और जब आप घर जाएंगे तो यस, आप एक नायब सूबेदार का बेनिफिट उठाएंगे और अग्निवीर की स्कीम से जो पैसा बचेगा वो यहाँ पे यूज हो सकता है सर। देखिए अग्निवीर स्कीम से जो पैसा उसको बचाने की प्लानिंग थी वो उस यहाँ पे खर्च करने के लिए नहीं थी। अच्छा। वो आपके हथियार लेने के लिए और अपनी फौज जवानों पे खर्च नहीं करेंगे। नहीं, ऑब्वियसली वो स्कीम का मकसद ही यही था, हम सब जानते हैं। जी। गवर्नमेंट ब्लैक एंड व्हाइट पे बोलती नहीं है बट गवर्नमेंट को भी पता है कि अग्निवीर स्कीम क्यों लेके आए थे वो। तो गवर्नमेंट ओपनली इसका खुलासा नहीं करेगी कभी भी। जी। बट इसका रीजन ये था कि फौज को मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए था और वो पैसा कहाँ से आता, बिकॉज जी। बजट में तो उतना ही है देने के लिए। कंपीटिंग रिक्वायरमेंट्स होती है बजट में, आपको रेलवेज को भी देना है, एजुकेशन में भी देना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खर्च करना है, हेल्थ आपके लिए हेल्थ बिल्कुल में भी सर। खर्च करना है। तो इसको मुझे लगता है कि ये फौज में लाया जा सकता है प्रोवाइडेड इसका बजटरी एस्टिमेट गवर्नमेंट अगर इसमें अपने आप को कन्विंस कर ले कि ये इतना ज्यादा बजट के ऊपर अगर आपको वे नहीं करेगा और इतना जी। भार नहीं आएगा बजट पे तो ये शायद इम्प्लीमेंट हो सकता है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं लेगी। नहीं देखिए, क्योंकि मेरा पॉइंट ये था कि बहुत इस वक्त इंडियन आर्मी के जवान, एयरफोर्स के या सीआरपीएफ के भी लोग बीआरएस लेकर निकल रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जब आदमी 18-19 साल नौकरी करता है तो उसे लग जाता है कि आगे अब उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या वाकई में वो जेसीओ रैंक के लिए प्रमोट होगा नहीं होगा। तो उस लिहाज से अगर ये एक ऑप्शन होता है तो एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ताकि जो, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है सर सेना के अंदर। अगर ये लोग 24 साल तक टिके रहेंगे तो ये अपने एक्सपीरियंस का जो फायदा है वो अपने जूनियर को और दे सकते हैं, क्योंकि एक जवान को इस 18 साल तक पहुंचने में कई चीजों का सामना करना पड़ता है जहां तक वो पहुंचता है, और कई को सीखता है, वो आने वाले जो युवा हैं उनको सिखा सकता है। बिल्कुल आपकी बात में दम है और होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए। आप अपने एक फौज के अपने जवान को जब वो अपने घर जाता है, पेंशन जाता है, तो वो अपने शान के साथ अपने गांव में बिल्कुल। जाएगा सूबेदार बन के। और सूबेदार बने। अगर सूबेदार वो, की वैसे भी एक हाँ, अलग ही वैल्यू होती है सर हाँ, गांव और में। अगर वहां सी हमने हमने ऑफिसर्स के लिए टाइम स्केल कर्नल किया है ना। जी बिल्कुल सर। सारे जो भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं अगर वो सिलेक्शन में नहीं जाते कर्नल तो तकरीबन 90% से ज्यादा आपके लेफ्टिनेंट कर्नल आज टाइम स्केल फुल कर्नल बनते हैं। जी। तो यू हार्डली 5% से भी कम होंगे जो नहीं बनेंगे, नहीं, बिल्कुल 95% सर। बनेंगे आपके। तो जब आप एक लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल बनाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक हवलदार को सूबेदार बनाने में क्या प्रॉब्लम है आपको। पॉइंट पॉइंट सर।